बात करेंगे आज संसद के मानसून सत्र से, जहां पर सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर जैसे मुद्दों पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जहां सरकार पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि वो नियम के अनुसार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। रिपोर्ट देखिए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले पर सरकार को घेरा। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। इस दौरान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा, देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब नियम से होना चाहिए, हंगामे से नहीं। मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की थी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर PM से जवाब चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो उधर मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के आकाओं के घर में घुसकर मारा गया। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है। उधर बीजेपी का यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका तो वैसे भी मिलेगा ही, लेकिन ये विपक्ष ने ठान लिया कि वो संसद में चर्चा नहीं, हंगामा चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर PM मोदी ने कहा कि आतंकियों के आकाओं को भारत ने उनके घर में घुसकर मारा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो टारगेट किए थे, उन्हें 100% हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। वहीं संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राहुल गांधी ने सदन के बाहर चर्चा पर हंगामे को लेकर कहा कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने के लिए 2 मिनट का भी वक्त नहीं दिया जाता। सरकार अपना पक्ष रखती है, लेकिन विपक्ष को इसकी अनुमति नहीं मिलती। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं,
उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया कि आखिर क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने से रोका जाता है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी के आरोप पर कहा कि सदन शुरू होते ही राहुल हंगामा करने लगे। वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो वैसे ही बोलने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि सदन चलने नहीं देना है। अभी तो सेशन का पहला दिन था और जैसे 11 बजे उद्यम करना शुरू कर दिया तो अवसर कहाँ दिया उन्होंने? जब नियम और प्रक्रियाओं से सदन चलेगा उनको अवसर मिलेगा, और एलओपी को तो मिलता ही मिलता है। तो ये तो तय करके रात ही तय कर लिया हुआ कि सदन नहीं चलने देना है। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि संसद में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, तभी इतने सारे पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई। कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है और जो इतनी सारे टूरिस्ट लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है और जिसके भरोसे वो लोग गए थे जम्मू कश्मीर में, जिस सरकार के भरोसे, तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर के मुद्दे पर जहां विपक्ष लगातार हमलावर रहा, वहीं सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन नियम से ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अब बात बिहार की, जहां नीतीश कुमार के बाद कौन, ये सवाल बिहार की सियासत में एक बार फिर से उस वक्त खड़ा हो गया जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पार्टी की कमान देने की सलाह दे दी, और इसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। रिपोर्ट देखिए। बिहार की चुनावी सियासत है या फिर किसी ग्लोब का केंद्र बिंदु, सारे जहां में घूमता है, मगर फिर आकर वहीं अपने केंद्र यानी नीतीश कुमार पर टिक जाता है। एक बार फिर बिहार की सियासत नीतीश कुमार के नाम, काम और कमान पर आकर टिक गई है। एक हफ्ते पहले तक बिहार की सियासी फिजाओं में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बढ़ते अपराध से बिगड़ी कानून व्यवस्था, सावन में ललन सिंह की मटन पार्टी पर सवार, भ्रष्टाचार और लालू की पारिवारिक कलह के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन जब बात बिहार के नेतृत्व की आई तो फिर सियासी सुई घूमकर नीतीश कुमार पर आ टिकी। ऐसा तब हुआ जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पार्टी की कमान बेटे को सौंपने की सलाह दी है। निशांत के जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार को यह सलाह दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी और सरकार साथ साथ चलाना नीतीश कुमार के लिए उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका अनुभव लंबा है, लेकिन पार्टी की जवाबदेही को लेकर उन्हें समय रहते ठोस फैसला ले लेना चाहिए। यही नीतीश कुमार और जेडीयू के हित में होगा, और फैसला लेने में जितनी देरी होगी उससे पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सियासत के केंद्र यानी सुशासन बाबू को सलाह दी तो सियासी बयानों की बाढ़ आ गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार की जरूरत बताया तो जेडीयू ने भरोसेमंद। नीतीश कुमार जी ने अपने सामने अगर बिहार में किसी राजनेता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की यह निजी राय हो सकती है। आज नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है, उन्होंने अगर पार्टी को लेकर के अपनी कोई निजी राय दी है तो ये छोटे भाई और बड़े भाई के बीच की बात है। पर एक बात स्पष्ट है
उपेंद्र जी की भी राय इस पे बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायक दल का नेता बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा में नामित किया, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना सलाह दिया है। सलाह देने का अधिकार उनको है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है और यह सारा लोग जानते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो गांव के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता बूथ आधारित, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखकर ही इस पार्टी के झंडे को लगातार उठा रहा है। तो जो भी फैसला वो लेते हैं वो सुगंध के रूप में होता है, दुर्गंध के रूप में नहीं होता है। नीतीश कुमार में बीजेपी को जरूरत तो जेडीयू को भरोसा दिख रहा है, लेकिन बेटे निशांत कुमार को आज भी पिता में आने वाला मुख्यमंत्री ही दिखता है। तो जेडीयू के दिग्गज केसी त्यागी भी 2025 में बिहार में एक बार फिर नीतीश का नेतृत्व ही देख रहे हैं। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ये लिखा हुआ है कि एनडीए गठबंधन की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुणे विजय होगी। विपक्ष के पास न कोई एजेंडा है न कोई कार्यक्रम। चिराग पासवान एनडीए के महत्वपूर्ण नेता हैं, बिहार को उनकी आवश्यकता है। कोई भी अपराधी संगठित गिरोह ऐसा दुस्साहस करने की सोच नहीं सकता कि श्री चिराग पासवान को छू सके। नीतीश के हर मुंह पर आरजेडी की पैनी नजर है, फिर चाहे कोई उन्हें सलाह दे या फिर कोई उनसे सवाल करे, क्योंकि आरजेडी आज भी मानती है कि सत्ता का रास्ता आज भी नीतीश कुमार ही दिखाएंगे। लिहाजा आरजेडी एक बार फिर बिहार की सियासत को अपराध पर लेकर आना चाहती है। हमारे समझ से अगर उपेंद्र जी को सुझाव देना ही था तो उनको सुझाव ये देना चाहिए था कि अविलंब जो विधि व्यवस्था बिहार में एकदम बद से बदतर हो गई है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर अगर सुझाव देते तो हम समझते हैं कि ज्यादा बढ़िया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, नीतीश अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाएंगे या नहीं, ये सब सियासत की सतह पर कयासों की नाव लेकर तैर रहे, जिनका जवाब या तो सिर्फ नीतीश जानते हैं या फिर वक्त। तो इंतजार कीजिए निशांत और बिहार के भविष्य का। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत फिर से 180 डिग्री टर्न लेने वाली है? और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र में कोई सियासी उलटफेर होने वाला है? फिर साथ आने वाले हैं फडणवीस और उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ने कर लिया है महाविकास आघाडी छोड़ने का ऐलान? पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नहीं। अब से कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में हंसते हंसते उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का न्योता दिया था, तो सदन में सभी ने इसे मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन इसके बाद लगातार महाराष्ट्र में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। 16 जुलाई को फडणवीस ने उद्धव गुट को सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर दिया। उद्धव ठाकरे ने इन बातों को मजाक में लेने को कहा।
17 जुलाई को किताब विमोचन के मौके पर मिले फडणवीस, उद्धव और आदित्य ठाकरे। 18 जुलाई को मुंबई के 5 स्टार होटल में दिखे फडणवीस और आदित्य ठाकरे। हालांकि दोनों पार्टियों ने इसे संयोग माना। 20 जुलाई को उद्धव ने सामना को दिए इंटरव्यू में महाविकास आघाडी पर सवाल उठा दिए। तेव्हा काय होतं, माझ्यासमोर उमेदवार होते माझे, पण निशाणी नव्हती। विधानसभेच्या काय वेळेला काय झालं, निशाणी होती पण जागा कोणत्या आणि मी त्याच्यानंतर जागा मिळाल्यानंतर उमेदवारी कोणाला देणार हे निश्चित नव्हतं। तर ही जी काय तुतू मैमे झाली ही स्वीकारली पाहिजे। आपल्याकडनं झालेली मोठी चूक होती आणि ती जर का चूक परत करायची असेल तर मग त्या गोष्टीला एकत्र येण्याला काही अर्थ राहत नाही। म्हणजे समन्वयाचा अभाव होता। समन्वयाचा अभावापेक्षा लोकसभेचं यश हे नाही म्हटलं तरी सगळ्यांच्या डोक्यात गेलं। लोकसभेच्या वेळेला महाविकास आघाडी आणि सगळे नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत अरे ठीक आहे तू आपल्याला जिंकायचंय हे आपलेपण होता। विधानसभेला नाही मला जिंकायचंय हा आपल्यातून मीपणा जेव्हा आला तेव्हा पराभव आला। क्या महाविकास आघाड़ी से उद्धव का मोह भंग हो चुका है? क्या उद्धव के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी हैं? देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी से उद्धव गुट की बढ़ती नजदीकियों के बीच उद्धव ठाकरे का महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर सवाल खड़े करना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अपने ही गठबंधन के साथियों पर तालमेल की कमी और सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित करने जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद उद्धव ने महाराष्ट्र की हवा में तैरती उलटफेर की खबरों को और हवा दे दी है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे की एमवीए में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या है सियासी समीकरण? महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से असमंजस भरा रहा है। 2019 में गठबंधन टूटने के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर एमवीए बनाया था। हालांकि 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव की सरकार गिर गई और बीजेपी शिंदे गुट की सरकार बनी। 2024 में चुनाव जीतने के बाद शिवसेना शिंदे गुट ने ही बीजेपी और एनसीपी अजित गुट के साथ सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे की एमवीए पर सवाल और बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों से ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। वैसे भी राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है, न स्थायी दोस्त।